नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे सिंधु जल संधि को लेकर भारत की ओर से पाकिस्तान को भेजे गए नोटिस की और चीन से जारी विवाद के बीच सामने आई एक रिपोर्ट की। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री DS त्रिपाठी जी। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। क्या पाकिस्तान का पानी बंद करने की तैयारी है? उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। नीरज जी, जो ये समझौता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिंधु जल समझौते की जी, ये तो शुरू हो गया था 1948 में जी। आज़ादी के बाद ही जल बंटवारे का ये दोनों के बीच, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच चलता रहा था जी। और बाद में तकरीबन 12 साल का नेगोशिएशंस होता रहा जी। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने एक कमेटी बनाई थी, आर्बिट्रेशन कमेटी बनाई थी, जिसके ऊपर जो लोग थे उसमें ये लगातार चलता रहा, ऑब्जेक्शंस होते रहे, बट फाइनली जब दोनों को लगा कि भाई कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा तो उनके इंटरवेंशन से जा करके और ये समझौता 1960 में हुआ, 12 साल के बाद जी। और ये जो है कराची में उस समय के हमारे प्रधानमंत्री नेहरू और उनके फील्ड मार्शल अयूब खान जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने साइन किया था जी। लेकिन मुख्य जो इसका 1960 में कई चीजें थी जो कि हमें जानना जरूरी है। पहला था ईस्टर्न जो रिवर्स हैं तीन, रावी, सतलज, ब्यास, एक उनका था जी। और दूसरा जो JNK वाली हैं जी। जो जिसे हम इंडस या सिंधु बोलते हैं, इंडस, झेलम और एक और है तीसरी इंडस, उसमें इंडस, चनाब और झेलम, इन तीनों का था। इसमें था कि 20% पानी जो पहले तीन हैं, रावी, सतलज, ब्यास का, उसको जो है हिंदुस्तान को मिलना था और दूसरे में भी जो था इसी तरह तकरीबन 80% एक तरह से पाकिस्तान के पास जा रहा था जी। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आप गए भी हैं, आपने देखा है JNK में कि ये पेरिनियल तीनों, अगर तीनों जो इंडस, झेलम और जिसकी बात हम कर रहे हैं चनाब, ये पेरिनियल इनका फ्लो आपने देखा है, पानी हमेशा रहता है जी। और बारिश के टाइम भी पानी आता है, बट वो निकल जाता हो जाता है पाकिस्तान में। और यही हालत इधर है जो तीनों पंजाब की तरफ की हैं जी। तो ये समझौता हुआ था। और एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें ये था कि पानी का बंटवारा तो उन्होंने कर दिया, स्पेसिफिक लिखा हुआ कि कितने मिलियन क्यूबिक मीटर, जहां तक मेरा है 41 मिलियन क्यूबिक मीटर हिंदुस्तान के पास था और 99 मिलियन क्यूबिक मीटर पाकिस्तान के पास जाना था। साल भर का जो वो था और फ्लो आपस में समझौता होना था और ये कर सकते थे ऊपर नीचे डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट के हिसाब से जी। उसमें एक बड़ी अच्छी चीज थी, उसमें लिखा था कि हिंदुस्तान जो है नॉन कंजम्पशन पर्पजेज के लिए इस्तेमाल कर सकता था। नॉन कंजम्पशन में पानी अपने और डाइवर्ट नहीं करे, बट उसको बाकी चीजों के लिए, जैसे हम कहें जल विद्युत के लिए, अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाना था या फिशिंग के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसके लिए इस्तेमाल कर सकता था जी। तो ये क्लॉजेस उसमें थे। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज था जो मुझे भी ताजुब हुआ कि उस समय समझौते में ये था, एक ग्रुप बना था जी, जिसमें हिंदुस्तान और अमेरिका, जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे 5-6 कंट्रीज थे जो वर्ल्ड बैंक के उससे थे। उस समय तो वर्ल्ड बैंक भी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट था नाम उसका, बाद में वर्ल्ड बैंक बना था जी। तो उनकी तरफ से था कि वो पैसे देंगे पाकिस्तान को जी, जो कि पंजाब में इरिगेशन के लिए अपने नहर और बाकी जो बराज वगैरह है अगर बनाने के लिए वो बनाएगा जी। और उसमें हिंदुस्तान ने उस समय आई थिंक तकरीबन $60 मिलियन दिया हिंदुस्तान ने, जो कि उस समय अगर गोल्ड के मामले में कहें, जो उस समय गोल्ड का ही ज्यादा प्रचलन था, डॉलर का तो कम था उस दशक में, 125 मेट्रिक टन गोल्ड के बराबर था जो पैसा हिंदुस्तान ने दिया और 10 साल तक देना था। और ताजुब यह था कि 1965 की लड़ाई के बाद भी ये पैसा दिया जाता रहा पाकिस्तान को, जिससे कि वो अपना इस ट्रीटी के मुताबिक अपना जो भी उसमें क्लॉजेस थे उसके मुताबिक इरिगेशन चैनल बाकी के लिए इस्तेमाल कर सके जी।
तो ये थी कि मतलब इतना ज़्यादा होने ये चलता रहा, और ये भी कहा जाता है अभी तक चल रहा था। दुनिया का अगर देखा जाए 62 साल हो गए, और ताजुब है सभी को कि यही एक समझौता है पूरी दुनिया में जो इतने साल चलता रहा। हालांकि ऑब्जेक्शंस काफ़ी आए इसके ऊपर, आते रहे, लेकिन किसी वजह से पाकिस्तान सेंट्रिक कहिए दिमाग हम सोच, या उसमें ये कहा गया था कि ये तो एक तरह से ट्रीटी है, फ्रेंडशिप और मेल मिलाप, आपसी मेल मिलाप के लिए, भाईचारे के लिए, मदद के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन नुकसान जरूर था हिंदुस्तान का। बाद में देखा गया कि हिंदुस्तान को तो सिर्फ 16% मिल रहा था, 84% से ज़्यादा तो जा रहा था पाकिस्तान के पास। और पाकिस्तान ने अपने यहाँ तो डैम्स बना लिए, कई हाइड्रोलिक पावर के तकरीबन उन्होंने 9 बना लिए थे। 4,500 मेगावाट से लेकर के तकरीबन 80 मेगावाट तक के उन्होंने 9 ये बनाए थे, छोटे और बड़े सारे। लेकिन हिंदुस्तान ने जब अपना बनाना शुरू किया, हमने भी बनाया, और बागली धार का लेटेस्ट आपको पता है कितने साल से रुका हुआ है। उन्होंने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया इसके ऊपर कि ये जो है नहीं होना चाहिए। हालांकि वो शुरू से उनका था कि ये उनको सबसे बड़ा वो है कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान ये करता है तो ये हमारे खिलाफ रहेगा लड़ाई में, जो है या तो हमारा पानी रोक सकता है और या फ्लडिंग कर सकता है, जो कि अभी तक तो हुआ नहीं, बट उनका कहना है, आशंका है मन में उनकी आशंका है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा है कि भाई हमारा तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हम जो क्लीन एनर्जी में जाना चाहते हैं, कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्लीन एनर्जी के सोर्स तो इधर ही हैं। तो इसलिए जो है, लेकिन पाकिस्तान ने आपसी बातचीत नहीं की, उतनी मीटिंग्स बहुत हुई, लेकिन वो इसके लिए जो ट्रीटी में भी एक और चीज ट्रीटी की है, 3 क्लॉज थे अगर आपस में कोई मनमुटाव होता है। पहला था कि आपसी बातचीत कीजिए, दूसरा था कि एक न्यूट्रल किसी ऑब्जर्वर को बुलाया जाएगा जो कि इसमें मीडिएशन करेगा, और तीसरा था अंतिम कि इसमें आप उसमें आर्बिट्रेशन कोर्ट में जा सकते हैं। तो पहले तो पाकिस्तान ने 2015 में इसमें उसने न्यूट्रल ऑब्जर्वर के लिए बोला वर्ल्ड बैंक को, लेकिन उसको विड्रॉ करके और सीधा चले गए वो आर्बिट्रेशन कोर्ट के लिए, जो कि हिंदुस्तान ने कहा कि भाई ये तो गलत है। पहले जो ऑप्शंस खत्म होने के बाद आप ये ऑप्शन लेते, हम तो तैयार थे बातचीत के लिए, और उन्होंने कहा कि हमारा तो बहुत नुकसान हो रहा है इस समय, खास करके इस समय जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं मौसम कैसे बदल रहा है, बारिश अलग, गर्मी अलग, जिस तरह हो रहा है, तो हुआ कि भाई इसको समझौता हम दोबारा करना चाहते हैं, जो भी होगा दोनों के लिए होगा, जिस रूप में, जिस प्रारूप में किया गया था, जो एम था। लेकिन ये चले गए सीधा कोर्ट में, और उसकी हेयरिंग अभी वर्ल्ड बैंक ने 2 लोगों को अपॉइंट किया था, इसमें चेयरमैन उसके लिए आर्बिट्रेशन के लिए, और फ्राइडे को इसकी मीटिंग होनी थी, जिसके लिए फिर हिंदुस्तान ने को और कुछ जब नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि भाई हम टीटी, ये नोटिस दिया दोबारा टीटी के लिए। लेकिन आज की तारीख आप देखें, अभी आप देखिए 2005 में और 2013 में जे.एन.के गवर्नमेंट ने वहाँ असेंबली में ये मांग उठाई गई थी कि ये ट्रीटी हमारा नुकसान कर रही है, हमको जितना पानी मिलना चाहिए, इवन जे.एन.के को जितना पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा था कि ये तो ट्रीटी एब्रोगेट करके और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। उसके अलावा आपने सही कहा कि ये यूरी के बाद पीएम प्रधानमंत्री ने बोला था, इनफैक्ट 2019 में जो ये सीआरपीएफ के ऊपर पुलवामा में अटैक हुआ था, उसके बाद उसमें वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हमारे नितिन गडकरी जी थे, जिन्होंने बोला कि भाई अगर पाकिस्तान इतना सा हम इतना दे रहे हैं और हमको ये दे रहा है तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए एज ए पनिशमेंट के रूप में। तो चीजें तो उठाई जाती रही हैं, और जरूरत थी हमें, हमारी जरूरत जो कि पाकिस्तान रोक रहा था। तो देखा जाए तो इस माने में, क्योंकि अब हमें जरूरत भी है, और जैसे हम कह रहे हैं कि हाँ अभी सरकार है जिसने देखा कि पाकिस्तान जो है को हम इतना अगर लेके चलेंगे और हमारे ऊपर अगर वो चुराई भोगता रहेगा तो फायदा क्या है, हम नुकसान में क्यों रहें। बिल्कुल। तो ये
एक बहुत अच्छा कदम है। ये नहीं है कि हमें गवर्नमेंट ने या किसी ने बोला है कि नहीं ये बंद कर दी जाए, पानी नहीं दिया जाए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन रीथिंकिंग होनी चाहिए। पॉपुलेशन इधर भी बढ़ गई है, उधर भी बढ़ी है, रिक्वायरमेंट्स यहाँ भी 1960 के समय की अलग थी, इस समय की अलग हैं। तो उसको देखते हुए एक अच्छा स्टेप जो कि बहुत पहले होना चाहिए था, जो अभी गवर्नमेंट ने लिया है, और इसको लेकर के इंश्योर करना चाहिए कि जो भी हम ऐसी ट्रीटी करें हमारा फायदा जरूर हो। हम सिर्फ दूसरे का फायदा ही नहीं देखते रहें किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी में। जी मानवता का ख्याल रखें, लेकिन अपने लोगों का भी बिल्कुल बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। आप पंजाब हरियाणा कहीं देख लीजिए, आप दिल्ली का देखिए, पानी की रिक्वायरमेंट हमारी कितनी होती है, गर्मियां आती है हमारा शुरू हो जाता है। तो अगर हम डैम से नहीं बनाएंगे, पानी को स्टोर नहीं करेंगे, पानी वेस्ट जाने देंगे, और ये जो पानी जाता है आप देखिए सारा ढलान, हाँ पूरा पानी पाकिस्तान में जा रहा है, एक्चुअली कई जगह वेस्ट हो रहा है, उसको जरूरत से ज्यादा पानी जा रहा है। हम तो जितना हमारा हक है उतना ही पानी अगर हिंदुस्तान के पास रहेगा तब भी बहुत है वो, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। और जब ऑलरेडी ट्रीटी में है कि हम डैम्स बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम जिसकी हमें जरूरत है हम कर सकते हैं, तो और अगर इतनी जरूरत है पाकिस्तान को, वहां भी बिजली की बहुत कमी है, उनको तो अप्रोच करना चाहिए हिंदुस्तान को कि भाई आप बनाइए और हमको भी जो है सप्लाई कीजिए पावर, उनका फायदा होगा। तो इस तरह अगर वो सोच बजाय दूसरी तरह सोच के अगर इस तरह सोचते तो उनका भी भला होगा। नहीं बिल्कुल। और आपने क्योंकि पाकिस्तान की बिजली की बात कही है, तो वहाँ पर बत्ती गुल है, खाने को आटा नहीं है कि लोग कह रहे हैं, चाहे POJK की बात हो, चाहे पाकिस्तान के अन्य शहरों की बात हो, लोग कह रहे हैं कि रोटी खाए हुए, ब्रेड खाए हुए समय हो गया। एक हालिया रिपोर्ट भी दर्शाती है, अभी हाल ही में आई थी, कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वहाँ पर अरबों डॉलर की विदेशी कारें और जो लग्जरी सामान है वो सब खरीदा गया। देश में एक जगह एक तरह से देखें वहाँ पर तो त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन चाहे वो सत्ता से जुड़े लोग हों वहाँ पर, चाहे सेना से जुड़े लोग हों, वो अभी भी ऐश कर रहे हैं। नीरज जी आप देखिए, शुरू से पाकिस्तान को अगर हम अभी बात कर रहे थे कि इतना पैसा सिर्फ इरिगेशन और बाकी चीज़ों के लिए दुनिया भर के, अब मतलब 61 था टोटल जो पाकिस्तान को मिला था, मेरे ख्याल से 123 या 24 मिलियन डॉलर उस समय मिले थे उनको, मतलब आधा तकरीबन आधा हिंदुस्तान ने दिया था। वो किस अपने को कम करके दिया था, बिकॉज उस समय हिंदुस्तान को भी बहुत जरूरत थी पैसों की। तो उनको तो मिलता रहा है। आप देखिए उसके बाद आप 65 देखिए, और उसके बाद देखिए जब से कि उन्होंने अमेरिका ने उनको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझ लिया और इन्होंने पैसा उनको मिलता रहा, जो गल्फ कंट्रीज से उनसे भी मिलता रहा। उन्होंने अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का एक लीडर समझ के लिया कि हम तो लीड कर रहे हैं। जब उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए तो उन्होंने कहा कि हम तो इस्लामिक बॉम्ब बना रहे हैं। ये सब दिखा करके उनको पैसे मिलते रहे। आपको पता है मतलब हर कितनी एड, तकरीबन उनको आधा तो एड तो आधा से थोड़ा कम कहिए अमेरिका से ही मिल जाता था किसी न किसी उसमें। और उन्होंने खर्च कहाँ किया एड? आवाम के ऊपर जो कहते हैं, जनता के ऊपर तो कहीं किया नहीं, डेवलपमेंट में तो किया नहीं। मैक्सिमम पैसे इनके पास, जैसे कि एक बार पहले भी हमने कहा था कि ये तो अल्लाह, आर्मी और अमेरिका के ऊपर ही जिंदा थे। तो पैसा गया कहां भाई? अल्लाह तो ठीक है, वो तो कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह भगवान सभी के वही है। वो तो आप काम करोगे तो आपकी मदद करेगा, नहीं करोगे तो गलत काम में तो आपकी मदद करने अल्लाह तो नहीं आएगा ना। इन्होंने सारे पैसे अपने, चाहे अमेरिका से लेकर के, आर्मी ने मैक्सिमम खर्च किए अपने ऊपर, लेते रहे, ये दिखा करके, सिर्फ एक हिंदुस्तान को दिखा करके, कश्मीर और हिंदुस्तान के नाम पर ये लेते रहे। तो और इनका दुश्मन था कौन? गल्फ कंट्रीज थे नहीं, मतलब इस्लामिक कंट्रीज थे नहीं, अफगानिस्तान था नहीं, तो थे कौन? और इन्होंने सिर्फ मिलिट्री ने पैसा जो है लेकर के, अब आपको करप्शन अगर देखें, इनकी किताबें कितनी पड़ी हुई हैं इनके ऊपर, खुद की मिलिट्री के ऊपर, कि कितना इन्होंने करप्शन, बाजवा का भी वो जो बहुत कुछ है। आप पढ़िए तो देखिए कितना, हर एक उनका जो भी जनरल है, कम से कम वो हर जगह जमीन, घर, बाहर जो है कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज में या बाहर उन्होंने घर ले लिए हैं। सबके बच्चे बाहर जाते हैं, उनके जितने एलीट हैं, तीन ही तो हैं उनके, आर्मी है, पॉलिटिकल
जो लीडर्स हैं जी, और जो रिच एलीट हैं इनके जी, ये सबका था। जी, इनको था छुट्टियां क्या है, बाहर दुबई से लेकर के हर जगह घूमते रहते थे, अमेरिका इंग्लैंड हर जगह जाते थे। तो सारे पैसे इनके तो ये लोग वहां लेके लूटते रहे। जी, और लूट का ही पैसा था कि जब तक आवाम को जरूरत, और खास करके ये देखिए जब से इन्होंने इंडिया से ट्रेड बंद किया 2019 के बाद, जी, इंडिया ने कभी नहीं बंद किया, जी, जबकि ऑफर किया। तो वो देख लीजिए, आटा, दाल, प्याज, टमाटर, किसी चीज का, दूध का, हर एक का लीजिए, दूध 200-250 रुपए किलो, टमाटर आपको पता है पिछले साल 400 रुपए किलो तक चला गया था इनके यहाँ। जी, तो ऐसी ऐसी चीजें तभी से शुरू हुई जी, कि जब ये बिल्कुल अलग होके शुरू रहे। और सबसे बड़ी चीज थी कि इन्होंने टेररिज्म के नाम पर जो टेररिस्ट को इन्होंने विकसित किया जी, कि 1000 कट्स और ब्लीड इंडिया और सारी कहानी जो इन्होंने रची, उसमें आप देखिए मैक्सिमम पैसा इन्होंने खर्च किया। अब क्या हुआ, वो कहां गए टूरिस्ट इनके हो गए। अब ये कहते हैं कि हम जो है खुद ही हमारे ऊपर टेररिस्ट हैं। भाई ये तो होम ग्रोन है, इनके खुद के हैं। उन्हीं तालिबान को इन्होंने इतना पैसा लिया, गन भी दिया, धन भी सब कुछ दिया। जी, नो, मैं तो ये कहता हूं जो धन मिला उसमें से आधा अपने ऊपर रखा, कुछ ही दिया। जी, इनको तो धन तो बहुत मिलता रहा, जी, इस्लामिक वर्ल्ड से, अमेरिका से लेके हर जगह से मिला, जी, लेकिन इन्होंने मैक्सिमम तो लूटा और खुद कुछ इनको देते रहे। अब जब तालिबान, मेरे ख्याल से जब ये उनको राज मिला, वो देखा उन्होंने कि भाई ये तो इतना पैसा होने के बावजूद ये तो खुद खाते रहे, हमें तो दिया नहीं उतना। जी, तो अब वो भी इनके अगेंस्ट हैं। तो हुआ क्या है, इनका सबसे बड़ा नुकसान इसी बेसिस पर इनका हुआ है। और जो एलिट हैं वो एलिट क्लब अपना चल रहे हैं, जी, उनके गोल्फ कोर्सेज अभी चल रहे हैं, महंगी कारें अभी भी चल रही हैं, उनके फैशंस और बाकी चीजें अभी भी चल रही हैं। जी, और अगर आप देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान से इन्होंने ट्रेड बंद किया और उनकी क्या हालत हुई, बाजवा जो इनके पिछले आर्मी चीफ थे, उनका स्टेटमेंट आपको याद है, रिटायरमेंट के 3 महीने पहले, 4 महीने पहले उन्होंने कहा था कि हमें कुछ पाकिस्तान अपना जो कश्मीर इशू को थोड़ा रोक करके और हमें जो है ट्रेड पर बात करनी चाहिए। जी, और आपने अभी आर्टिकल पढ़ाई था, शहजाद चौधरी जो एयर वाइस मार्शल जी, इनके जी। थे, जिन्होंने अभी आर्टिकल दिए है कि हिंदुस्तान और जिन्होंने कंपेयर किया है। जी, तो आप सोचिए, जनरली पाकिस्तान का 2016-17 तक $20 बिलियन का रहता था फॉरेक्स रिजर्व। अब आप सोचिए 3.5 रह गया है, जो कि वो कहते हैं एक हफ्ते के लिए भी नाकाफी है, क्योंकि इनको सब कुछ इंपोर्ट करना है ही नहीं इनके पास कुछ। जी, जी, तो ये चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा आवाम तब तक चुप रही जब तक उनके ऊपर असर नहीं हुआ। जी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप महंगी कार में घूमिए, आप अपने बच्चों को बाहर भेजिए। लेकिन अब वो देख रहे हैं, हम वो कह रहे हैं कि हमको तो इन्होंने कुछ नहीं दिया, जी, अपने सब लेकर के बाहर घूम रहे हैं। जी, और ऐसा नहीं है कि हम खुशी है इस बात पर, दुख हमको भी होता है जी, ये देख करके कि आफ्टर ऑल हमारे किसी जमाने में साथ के थे, अभी भी नाता तो है, अभी भी है नाता, और तकलीफ होती है हमें भी जी, कि आवाम को कष्ट हो रही है, जिनको होना चाहिए कष्ट उनको नहीं हो रहा है, उनको नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही और बात। आवाम को कष्ट हो रहा है। जी, जी, हालांकि एक और बात देखनी पड़ेगी कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, अभी सब अपनी अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। अभी जब ये सिचुएशन आ गई तो आर्मी चुप बैठी है बिल्कुल, कि इनको पॉलिटिशियंस को आपस में लड़ने दो, गवर्नमेंट बनती है नहीं बनती है, जो चलाता है चलाए, हम चुप बैठे रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आवाम अगर आ गया और इनके ऊपर कहीं खड़ा हो गया तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल आर्मी का कोई स्टेटमेंट कहीं नहीं आ रहा है, जी, ना कोई। आप देखिए, और जब से हिंदुस्तान ने भी ये देखा कि अब बहुत हो गया पाकिस्तान के बारे में सोचना, जब से सोचना बंद कर दिया, और जब से आर्टिकल 370 हमने एब्रोगेट कर दिया, यूरी स्ट्राइक कर दी, उसके बाद बालाकोट कर दी, क्योंकि ये हम नहीं कर रहे थे पहले, डरते थे कि पाकिस्तान पता नहीं कितने, और जैसे पहले होता था कि 5 शहरों में एक साथ ब्लास्ट, और दिल्ली में एक जगह एक साथ ही 5 ब्लास्ट हो रहे हैं, कहां हुआ अभी ये बताइए। जी, क्योंकि जब आप जवाब दे दिए जी, तो उनको लगा कि अब तो जो है ये घर में घुस के मारेंगे तो हम कितना वो करेंगे, बिल्कुल, तो चीज कम हो गई, अपने आप कम हो गई। जी, ये जरूरत थी, जी, इसकी जरूरत थी। हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अलग किए हुए हैं और तो भी है, जी। बट मैं ये कह रहा हूं कि अब उनको ये लग गया, उनको भी उनके जो आका थे या टेररिस्ट, उनको ही पता लग गया जी,
कि अब वो चीज नहीं है जी। और पाकिस्तान को भी लगेगा कि जबरदस्ती पैसे खर्च करते हैं टेररिज्म पर, उसका इफेक्ट होना नहीं है जी। तो इस वजह से जो है ये वहां का इतना बुरा हाल है। और जैसा मैंने कहा कि अभी तकलीफ हमको भी होती है देख करके कि हमारे साथ हैं ये हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज दिलाऊं, आपने अगर याद, एक मैंने किताब पढ़ी थी, स्टीफन कोहेन को आपको पता ही है कितना बड़ा, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी थी इंडिया पाकिस्तान, एवं पाकिस्तान के ऊपर, 1985 की किताब है उनकी। और एक जगह मुझे बड़ा अच्छा था जो उन्होंने लिखा था, आप सोचिए 37 साल पहले, कि आने वाले समय में पाकिस्तान अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। उन्होंने ये भी लिखा था कि 1971 में तो एक बार बल्कनाइजेशन हुआ है पाकिस्तान का, आने वाले समय में पाकिस्तान 2 से 3 भागों में बढ़ सकता है जी। 1985 में उन्होंने लिखा था और आप देखिए उनके हालात वही क्या हैं। हालात उसी ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको वार्निंग नहीं थी जी। पढ़ते भी होंगे, इनको भी जी। आइडिया है, लेकिन इन्होंने उससे सीख नहीं ली। जी। हमने सीख ली, हालांकि हमने भी थोड़ी देर से सीख ली, लेकिन ली। और हम चल रहे हैं। आप देखिए हम कहाँ हैं और बाकी देश चाहे जो भी हैं विकसित भी कहाँ हैं। जी बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा बहुत सोच का विषय है और दुख का भी विषय है जी। कि ये चीज नहीं होनी चाहिए जो हो रही है। पाकिस्तान के जो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि आवाम रोटी दाल के उलझन में कब तक रहेगा। कभी ना कभी अगर उसने खुद जो अपने हाथ उठा लिए, अपने हथियार उठा लिए हाथ से, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि आप देखिए अभी उनके खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के या नीचे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंसेज हैं, बलूचिस्तान देखिए, अब तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ होना चाहते हैं। जी बिल्कुल, पीओके से ऐसी आवाज़ भी उठने लगी हैं। तो आप देखिए कि कहाँ से कहाँ कैसे चीज़ें बदल रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मतलब बहुत दुख का विषय है और पाकिस्तान को संभलना चाहिए। और मैं अभी भी कहूँगा कि उनको मदद देनी चाहिए भारत से, और भारत का हर एक अवाम मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हाथ से वो अपना छुरा निकाल दें पीछे वाली, तभी वो मदद हो पाएगी, ऐसे कोई आगे नहीं आएगा। और विश्वास करना उन पर अभी भी मैं कहूँगा इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं। जी सर, एक समाचार रिपोर्ट अभी हाल ही में आई, उसमें दावा किया गया कि पूर्वी लद्दाख में 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स भारत के हाथ से निकल चुके हैं। सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से आई खबरों में इस खबर को असत्य बताया गया है। माना जा रहा है कि संसद के बजट सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को उठा सकता है। आपको क्या लगता है, वाकई इस खबर में कोई दम है जो ऐसा बताया गया कि ऐसे बात रखी गई? अभी जो डीजीपी की जो और आईजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे, गृह मंत्री मौजूद थे, वहाँ पर ये बात आई सामने। बिल्कुल नीरज जी, ये सही कहा आपने। ये एक पेपर प्रेजेंट किया गया था, एक आईजी एसएफ उस साइड के, उन्होंने अपना एक पेपर वहाँ प्रेजेंट किया है जिसमें उन्होंने दिया था। तो इस बारे में देखिए एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि वहाँ कोई डिमार्केशन तो है नहीं जी। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, बड़ा क्लियर है जी, वेल डिफाइंड है, बॉर्डर पिलर्स हैं, तो कोई वो नहीं है जी। एलसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन वो भी डिफाइंड है। लाइन ऑफ कंट्रोल की ये लाइन है, आप इधर कंट्रोल कर रहे हैं, हम इधर कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी लाइन डिफाइंड है ग्राउंड पर। जहाँ की मीटिंग होती रहती है तो वो चलता, हालांकि छिटपुट घटना होती रहती थी आगे पीछे, कभी वो इधर बैठते थे, यहाँ बैठते, लेकिन वो उतनी नहीं है क्योंकि डिफाइंड है कि भाई आपको इधर से उधर रहना है। और जो डिफेंसेस भी वहाँ लिए गए हैं वो इसी के बेस पर है जी। ये लाइन है, ये आप पीछे बनेंगे। हमने जो वहाँ वायर्ड जो ये बाड़ बनाई है डिफेंसेस के लिए, वो भी जो है उस लाइन से थोड़ा पीछे बनी है, उसको मतलब उसको रिस्पेक्ट करते हुए कि ये लाइन है जी, वो करते हुए। जबकि पाकिस्तान में आईबी पर, हमने आईबी पर पूरा बना हुआ है जी। तो लेकिन जहां तक ये चीन का है, वहां पर तो कुछ वेल डिफाइंड फीचर है ही नहीं जी। वहां पर जैसे जब हमें आते हैं मैक्सिमम जगहों पर या तो कहीं पत्थर इकट्ठे कर दिए कि भाई यहां तक है, पेट्रोलिंग के लिए हर जगह हमारे भी सेना नहीं है, उनकी भी नहीं है। और वो आते थे पेट्रोलिंग करने के लिए, तो वो पेट्रोलिंग पार्टी उनकी आती थी, लेकिन ऐसे नहीं आते थे कि बस घूमते घामते चले आए। वो भी अपने, हालांकि ये था कि पेट्रोलिंग में हथियार कोई नहीं लाएगा जी, तो हथियार वो नहीं लाते थे, लेकिन हथियार वो अपने पीछे रख के आते थे जी।
ये नहीं कि छोड़ दें। हम थे वहाँ, हमने देखा कई बार उनकी पार्टी आ रही है पेट्रोलिंग की, पीछे कुछ दूरी पर 500-700 मीटर पीछे पूरा हथियार डिप्लॉय किए, और बाकी आदमी जो आते थे वो खाली आते थे। उनके साथ एक पॉलिटिकल कमिश्नर आता था जो हिंदी में वही बोलता था, बाकी तो उनके हामी और जो बाकी थे वो समझते नहीं थे जी। और हमको भी ऑर्डर थे, हम जाते थे लाइन, उसके लाइन के साथ, और हम भी हथियार के बिना, और वही जो बात नॉर्मली बात, कोई ऐसी बात होती नहीं थी। लेकिन कई जगह पर ये भी नहीं था कि कोई डिमार्केशन हो जी, सिर्फ ये था कि बस आइडिया है, एक बफर जोन बन गया, नो मैन जोन बन गया कि भाई आप इससे पीछे रहिए, हम इधर आएंगे, उस बीच में कोई नहीं जाएगा जी। जिसको कि, और ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स बाद में हुए मैकेनिज्म, आपको पता है कितने सालों से बातचीत चल रही है, 17 तो अभी हो गया, 18 टॉक्स तो इसी 2 साल में हो गई, जो कि आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुई है मिलिट्री कमांडर्स के बीच में इतनी, उसमें जिसका कि रिजल्ट जो चाहिए वो नहीं आया है। तो ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स इनके हिसाब से जो इन्होंने दिया है, 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स होते थे, जो कि इनका कहना है कि अब वो 26 रह गए हैं जी। और रीजन ये है कि पहली बात तो कि विंटर्स में हम बिल्कुल खाली करते थे, आपको पता है कि वो क्या कंडीशंस हैं, टेरेन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, जहां आप मतलब रह ही नहीं सकते, इतनी तेज हवा वहां पर कि कुछ बचता नहीं है। हमारे पास इक्विपमेंट था ही नहीं जी, लोगों के पास ड्रेस तक नहीं थी कि जा करके वहां रुक सकें 24 घंटे जी। हथियार उस टाइप के नहीं थे। लड़ाई आपको पता है 62 में लड़े हम लोग, हमारी जो राइफल्स थी उस समय 303 वो बंद हो जाती थी, चलती नहीं थी, मतलब। और उसके बाद भी इतने, मैंने अभी जो हम लोगों ने बात की कि हम पाकिस्तान सेंट्रिक ज़्यादा थे जी, इधर की सोचते नहीं थे जी कि इधर का क्या होगा। अब जब ये हुआ तब ये शिफ्ट आई, और तब इस पर सोचना शुरू हुआ। पहले होता था उनकी वो आते थे पेट्रोलिंग में, 1-2 दिन रुकते थे, चले जाते थे, जबकि रुकने का एज पर एग्रीमेंट था नहीं जी। इवन 1993 का जो एग्रीमेंट उनके साथ हुआ था, उसमें भी यही था कि वो आएंगे एक जो लिमिट है वहां तक, और उसके बाद चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने वो माना नहीं। अब उन्होंने क्या किया, बीच में आकर के उन्होंने अपनी सेंट्री पोस्ट बना लिया। अब जो सेंट्री पोस्ट बन गई, उन्हें परमानेंट फीचर हो गया एक जी उनका, हमने रोका नहीं वहां पर। और एक चीज और बड़ा देखने की, ध्यान देने की चीज है कि वहां का जितना जो भी LAC है, मैक्सिमम तो वहां पर हम आर्मी नहीं है, बल्कि वहां आपको पता है कि ITBP है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो कि होम मिनिस्ट्री में जो कंट्रोल करती है। तो एक ये भी थोड़ा डायकोटमी है कि दोनों का वो कंट्रोल में नहीं है आर्मी के, वो अपना अलग उसमें चलते हैं, अलग उनका सिस्टम है। मीटिंग्स होती रहती हैं, लेकिन जब बात बढ़ जाती है फिर आर्मी को वहाँ जाकर के एक्शन करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी स्टडी में पहले रिपोर्ट गई थी कि किस तरह इस पर काम चलना चाहिए, और चीज़ें अभी थोड़ा सा हुआ भी है ठीक। लेकिन ये रिपोर्ट चूंकि इन्हीं से आई है जी। ये तो मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू हुई जी, कि ये होने नहीं देना चाहिए था वहाँ पर। और गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि लोग, जैसे मैंने कहा, जो भी यूनिट वहाँ जाती थी रहने के लिए, चाहे ITBP की थी, आर्मी थोड़ा पीछे थी, ये लोग जाते थे, टेन्योर होता था कि भाई 1.5-2 साल या 6 महीने 8 महीने जो भी टेन्योर है उतना करेंगे, और अपना काम करके, मतलब टेन्योर पूरा करके आ जाओ। अदरवाइज अगर ध्यान दिया होता तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए थी जो आई। और आप देखिए अभी मैक्सिमम हमारी जो प्रॉब्लम इसमें भी हैं, वो जो हुई हैं, आप वही अगर आप देखें, ये जो 65 हमने कहा था, ये काराकोरम से चुमर तक की थी जी, पूरी LAC पर थी। और अभी हमारे पास जो ब्लैक टॉप, हेलमुट, जिसका आप नाम पहले सुन ही चुके हैं, जितने पीक्स हैं, जो हाइट्स हैं, चुशूल, डैमचोक, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, इनके पास जो हाइट्स हैं, वहाँ पर अभी चीन ने अपने सेंट्री पोस्ट तो बनाए हैं, लेकिन वहाँ सर्वेलेंस डिवाइसेज अपने उन्होंने सारे रख दिए हैं, जिससे हमारी मैक्सिमम एक्टिविटी इन इलाकों की वो हर समय 24 आवर्स में देख सकते हैं, जो कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है। उसको हमें ओवरकम करना बहुत जरूरी है जी। और ये भी बनाना है कि हम कैसे उसको निगेट कर सकें जी, उनके डिवाइसेस को, प्लस अपना
ऐसे बनाएं कि हम वहाँ पर आगे रह सकें। तो इसी तरह वो स्टेप बाय स्टेप, चीन ने नहीं कहा कि हम जाके 100 मीटर 500 मीटर किलोमीटर ऑक्युपाई करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर आगे बढ़ते रहो, जिसको एक नाम दिया जाता है सलामी स्लाइसिंग। सलामी आप काटते हैं छोटा छोटा, बिल्कुल पतले पतले पीस, उसी तरह आप काट काट करके आगे बढ़ते रहिए। तो ये एक मतलब इसको, इस टैक्टिक्स को नाम ही दिया गया है सलामी स्लाइसिंग की टैक्टिक्स, जो कि चीन करता रहा जी। और ये करके जो है वो आगे आते रहे, और जो को इन एरिया में हम लोगों को हमें प्रॉब्लम में होती रही। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पहली बात तो हम आगे बढ़ने नहीं दें उनको, और बातचीत करें इन जगहों पर कि जहां पर ये आ गए हैं, कि कैसे इनको यहां से पीछे जाने के लिए बताया जाए, जो एडवांटेज इनको मिली है वो निगेट हो और हम एडवांटेज लें, कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ें, हम डोमिनेट करें, जिससे कि हम आगे के लिए ये हमें फायदा हो सके इसका। ये बहुत जरूरी है। यस, पहली बात कि ये तो चूंकि सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है, प्रतिक्रिया तो यही आई है कि ऐसा नहीं है, नहीं हुआ है, और चूंकि सरकार ने कहा है तो हम विश्वास रखते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि गलत है, बट हम कहेंगे फिर भी कि अगर ऐसा हुआ है, हालांकि सलामी स्लाइसिंग ये और भी रिपोर्ट्स में हमने देखी हैं, बाहर के, इनफैक्ट ये रिपोर्ट में एक देख रहा था ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस की, उसमें भी था, और ये पॉलिसी है, ये नहीं है कि नई चीज़ है, पॉलिसी है चाइनीज आर्मी की। तो ये हमें इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हुआ है तो ये बातचीत इसके ऊपर होनी चाहिए और आगे ना हो, और हमको भी ऐसी जगह ढूंढने चाहिए जहां कि हम जा करके अपना स्ट्रेटेजिक पॉइंट ले लें, जिससे कि हम उनको डोमिनेट कर सकें। जी बिल्कुल। अभी सर हमने गणतंत्र दिवस मनाया, इस मौके पर जो देखा कर्तव्य पथ पर किस तरीके से भारत की जो शक्ति है उसका प्रदर्शन हुआ, उससे ठीक पहले पराक्रम दिवस के दिन सरकार ने 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे। इस फैसले को कैसे देखते हैं? जी, एक बहुत बड़ी चीज है। आपने बात की, मैं सिर्फ अंडमान की बात करूं और इससे पहले आपको याद होगा कि एक बार और, बल्कि पहले या दूसरे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जो कि इतनी बार अंडमान गए हैं जी। आप हिस्ट्री देख लीजिए जी, बहुत कम लोग गए हैं, एंजॉय करने के लिए तो ठीक है गए, लेकिन विजिट पर बहुत कम कोई गया है, एक ही गए हैं जी। इससे पहले जब गए थे तो उन्होंने वहां कुछ जो ये टूरिस्ट स्पॉट्स, ये द्वीप थे, उनका नाम उन्होंने चेंज किया था जी, जो विदेशी को उन्होंने देशी नामकरण किया था। अंडमान में 836 द्वीप हैं जी, छोटे बड़े, बिल्कुल मतलब कुछ मीटर से लेकर के कुछ किलोमीटर तक के ये द्वीप हैं वहां पर, और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स तो ही हैं। इन 836 में से सिर्फ 38 द्वीप ऐसे हैं जिनमें कुछ जनसंख्या है, कुछ लोग रहते हैं जी, और इसमें कुछ ऐसे द्वीप हैं जिनको की विलुप्त जातियां, आपको पता है उनके संरक्षण के बारे में कितना है, वो रहते हैं, अभी भी वो किसी के साथ मेल मिलाप नहीं करना चाहते, कोशिश हुई लेकिन नहीं करना चाहते हो, और अपने हिसाब से रह रहे हैं। और उनको देखिए, किसी इतना कोरोना वगैरह कुछ हुआ, उनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये डर है कि बाकी लोगों के इफेक्ट में आएंगे तो उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए उनको प्रोटेक्शन है। और ये है कि आप ना फोटो खींचेंगे ना उनके साथ बातचीत, कुछ भी नहीं है, और होता भी है। आप गए होंगे तो देखा होगा वहां पर कि ये चीजें हैं। ये मांग थी काफी पहले से, ये किया जा रहा था कि अगर हम अपने उस इलाके में, कितना स्ट्रेटेजिक इलाका है आप देख ही रहे हैं, और वहां का जो द्वीप हैं उनके, वही नहीं मैं तो कहता हूं बाकी भी, लेकिन यहाँ के जो द्वीप हैं उनको अगर आप जो हमारे शूरवीर हैं उनके नाम से करेंगे, तो पहली बात कि एक दिखाएगा क्या, ये दिखाएगा कि हमारी जो सार्वभौमता है, कि मतलब ये हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान ने ऐसे नहीं लिया ये द्वीप। वहां के लोगों ने वहां कहीं भी जान दिया इन लोगों ने देश की अखंडता के लिए, देश की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए जी। तो ये दिखाने के लिए कि ये, इसके लिए हम अभी भी जान देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और जो वहां देखेगा
कि ये परमवीर चक्र सम्मानित हैं, जो सबसे बड़ा सैन्य अवार्ड है और भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा देश का अवार्ड है। तो कोई भी होगा जब जाएगा तो उसको सिहरन होगी, वो देखेगा और उसके अंदर कुछ आत्मचेतना जगेगी इसके लिए कि देश के लिए अगर इन लोगों ने इस तरह किया तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यूथ के लिए एक बहुत बड़ी ये बात होगी। और इन लोगों के लिए मतलब ये तो जो नहीं है, जो हैं विजेता वो तो हैं ही, जो नहीं है और जो हैं जब तक हैं उसके बाद भी ये अमर हो जाएंगे। और जो पीढ़ी है कम से कम जानने की कोशिश तो करेगी कि इन्होंने क्या किया, और उससे ही देखिएगा आप कि जितने नौजवान, जितने लोग वहां जाएंगे उनको कितना फर्क पड़ेगा देश के बारे में। देश के ऊपर जान गंवाने की जो एक इन लोगों में जो ये साहस था, जो जुनून था, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। और मैं ये कहता हूं कि ये तो और भी बहुत द्वीप हैं। आप देखिए, चाहे बंगाल, उड़ीसा, जितने हमारे हैं, अंडमान निकोबार तो ही हैं जी। उधर जाइए, कार निकोबार जाइए आप, चाहे दमन दीव से आगे आप द्वीपों में जाइए तो कई जगह हैं। हर एक में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का झंडा बुलंद होना चाहिए जी, कि हर जगह लगे कि हाँ, हम तो अब यहाँ दिल्ली और बाकी शहरों घरों तक सरकार ने कह दिया, बट इन द्वीपों पर क्यों नहीं जी। और वहां पर हालांकि ये हुआ भी है कई जगह, नेवी ने, कई जगह कोस्ट गार्ड ने, जहां बंगाल में, उड़ीसा में, इन जगहों पर उन्होंने कुछ ऐसे द्वीप थे वहां उन्होंने जाकर के इस्टेब्लिश किया है, वहां तिरंगा लहराया है। तो इन शूरवीरों के साथ जैसे ये द्वीप बनेंगे तो ये जरूर उनके साथ के लोग जरूर जाएंगे, बिल्कुल, और वहां बनेंगे। बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा ये जी। देश का सोचिए कितना बड़ा नाम होगा हर जगह इसकी वजह से जी। ये बहुत जरूरी है। कहीं भी जहां भी हैं, और भी हमारे इतने हैं, अभी तो 38 और 8 जो हैं 46 ही हैं, इसके अलावा 890 कुछ और हैं, इनके ऊपर भी होना चाहिए, भारत का तिरंगा लहराना चाहिए और शूरवीरों का नाम लहराना चाहिए वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल सर, शूरवीरों का जो नाम है सुनकर सबको गर्व होता है, लेकिन आजकल एक ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पे हमने देखा कि सेना और वायुसेना से सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने का सिलसिला अब भी जारी है। इसमें थल सेना के एक अधिकारी का बयान आया है, आरपी कलिता जी ने कहा है कि किसी भी अभियान को अंजाम देते समय सेना कभी भी कोई सबूत रखने के बारे में नहीं सोचती। उन्होंने यह भी कहा है कि देश को सुरक्षा बलों पर विश्वास है। क्या आपको लगता है कि देश में सेना पर राजनीति कभी बंद हो पाएगी? मैं एक पूर्व सेना अधिकारी का बयान भी देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल जब भी उठाए जाते हैं तो हमारा खून खौलता है। इस पर मैं आपकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। नीरज जी, ये तो आपने जो लास्ट में कहा कि सेना अधिकारी ने कहा कि उनका खून खौलता है, आप पढ़िए, देखिए कितनी जनता का खून खौल रहा है जी। ये चीजें हो रही है, बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश का जी, कि हम इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जी। और आज तक नहीं हुआ, ये अभी शुरू हुआ, ये सिलसिला अभी शुरू हुआ जी। पिछले 1-2 सालों से कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको और कुछ नहीं मिल रहा है जी। देश के बारे में कहने के लिए और करने के लिए जी। कि जो हो चुका है, जो ऑलरेडी हो चुका है जी। जिसको दुनिया देख चुकी है, दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है जी, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है जी। लेकिन भविष्यवाणी भी की गई थी कि इंडिया कुछ बड़ा करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें थी, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, लेकिन इन लोगों को और कुछ नहीं मिल रहा है ये क्वेश्चन करने के लिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है। और मैं ये कहूंगा जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो दिमागी तौर पर खोखले हो गए हैं जी। उनको लग रहा है कि ये बेतुकी बातें करने से ही शायद हो सकता है उनका कोई भविष्य बने जी। और आपको पता है कि हालांकि इसको उन्हीं के, जिन कुछ लोगों ने बोला, उन्हीं के दल के और लोगों ने या उनके नेता ने इसको बोला कि नहीं, हमें पूरा विश्वास है जी। और उनको क्यों नहीं होगा? आप देखिए पिछले साल, हर साल कोई सर्वे आप देख लीजिए देश में जो होता है, देशभक्ति का सर्वे, सबसे नंबर 1 पर पूरी जनता अपनी जी देश की सेना को ले आती है कि भरोसा उनका जो है सबसे पहले सेना पर है जी। फिर जुडिशरी आती है जी। और फिर बाकी लोग आते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम वैसे ही जी। पीछे आता है जी। तो इसलिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं कहूंगा अगर उनको
कोई ऐसी चीज है तो ये चीज बाहर उछालने वाली चीज नहीं है जी। आप बैठिए वहां जा करके, इतनी मैकेनिज्म बनी हुई है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस है जी, उसकी ब्रीफिंग होती है, इनके भी लोग उसमें होंगे जी, हैं, मतलब बिल्कुल हमको पता है, उनसे आप बात कीजिए। जी, सेना खुली हर एक चीज तो देती नहीं। जी। आपको याद होगा बालाकोट के बाद एयर चीफ ने उस समय बोला था कि हम अपना जो काम दिया गया है उसको पूरा करते हैं, ध्यान उस पर लगाते जी। हैं, लाशें गिनने में नहीं। जी, बिल्कुल। फौज का कोई ये काम नहीं है। जी, हालांकि 1999 में हमने लाशें गिनी थी क्योंकि ये पाकिस्तानी अपनी नहीं ले गए थे लाशें जी, अपने लोगों का, जिसका उन्होंने हमने गिन करके उनका वहीं पर क्रिमेशन भी किया जी। उनके हिसाब से, जी, और कुछ उनको दी। लेकिन अदरवाइज हमारा काम नहीं है, जी, काम करना है। जी, और फौज हमेशा एक करती रही है। और आपको पता है कि दोनों चाहे यूरी वाली स्ट्राइक थी, बालाकोट की थी, जी, और मैं आपको ये बता दूं कि हाँ ये स्ट्राइक्स और होती रहती थी, ऐसा नहीं कि नहीं हुई हैं, जी, ये भी नहीं है, हाँ ये मेजर थी। जी, और ऐसी स्ट्राइक्स मतलब जब भी किसी ने कुछ किया जी, अगर ऐसा, जी, तो ये सेना अपना बदला लेती रही है। जी, लेकिन सेना आप देखिए कहीं भी सेना पब्लिसिटी अपना नहीं करना चाहती, जी, अपने हिसाब से काम करती है, अपने हिसाब से बताती है जी, हर एक चीज का। जी, चाहे वो उसके पास रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, चाहे उसके जवान आ रहे हैं, चाहे उसकी कोई गलत काम करता है पनिशमेंट देता है, अपनी कार्रवाई पूरी करती है। किसी चीज में सेना ऐसे आके पब्लिसिटी में नहीं आती है। जी, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है होना, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए निश्चित रूप से। और जैसा आपने कहा कि जनता का मन भी दुखता, सब में आक्रोश स्वाभाविक है ही, क्योंकि सेना पर सबसे ज्यादा विश्वास है और अगर उसके शौर्य पर कोई सवाल उठाता है तो आक्रोश होगा ही। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सेना बिना ये परवाह किए हुए कि उसको क्या मिल रहा है इससे, जी, ये काम करती है। जी, अब बताइए जो लोग गए उरी स्ट्राइक में, उतने अंदर आपने देखा, जी, फिल्म में तो पूरा दिखाया नहीं जाता, न जी। बताया जाएगा, न होना भी नहीं चाहिए, जी। एक्चुअल टैक्टिक्स नहीं आएगी। जी, फिर भी आप सोचिए कैसे गया, उसको पता था कि मैं कल आऊंगा नहीं आऊंगा, जी, घर में नहीं बताता है, किसी को नहीं बताता है, जी, कहीं नहीं पता होता है, जी, अपना काम करके आता है। जी, बालाकोट के पायलट्स को लास्ट में बताया गया जी, कि आपने ये करना है। जी, तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि मतलब वो आदमी है, वो सेना है, सेना के लोग हैं, वही इसी सेना के लोग हैं जो कि कभी सोचते ही नहीं है अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने रेपुटेशन, किसी चीज के बारे में, ना पैसे के बारे में, जी, किसी ने नहीं सोचा, काम करके आगे। जी, और उसके बावजूद अगर आप ऐसी चीजें करेंगे तो नेचुरली ये बहुत बड़ा होगा। लेकिन एक और चीज मैं कहूंगा, इससे सेना का मनोबल कम नहीं होगा। जी, आप प्रहार तो कर रहे हैं, जी, बोल रहे हैं सरकार को, लेकिन प्रहार तो सेना के मनोबल पर हो रहा है। लेकिन सेना अब समझ रही है। जी, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य का विषय होगा कि ये चीज खिंचती चली जाए, जी, कि आप कितना भी कहिए, कितना भी सेना काम करे, या जैसे हम लोग आ गए हैं अभी करके, दुख तो जैसे है होगा। जी, और जो काम कर रहा है उसके ऊपर अगर आप उंगली उठाएंगे जी, तो ज्यादा दुख होना स्वाभाविक है। जी, लेकिन फिर भी देशवासियों को विश्वास है कि और उनको भी विश्वास है जो लोग काम कर रहे हैं कि देश हमारे पीछे है। ये 2-4 लोगों के कहने से फर्क नहीं पड़ता, देश जो है उनके साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है, उनके न रहने पर उनके परिवार के साथ खड़ा है। ये पूरा भरोसा है। तब तक इन लोगों के बोलने से सेना का मनोबल नीचे नहीं होने वाला। लेकिन ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है जो बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस पर लगाम लगनी चाहिए। और एक जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी राजनीति के लोग हैं, इनको अपने अपने पार्टी में ये बताना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि ये ऐसी चीज आगे से नहीं करें। जी, बिल्कुल। और थोड़ा इससे हटकर बात करें सर, तो भारत की जो संयुक्त अभ्यास है वो कई देशों के साथ होता रहता है। हाल ही में जापान के साथ वायुसेना का संयुक्त अभ्यास हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप? ये किस मायने में अलग है? नीरज, ये अभ्यास जो है, देखिए आर्मी मतलब डिफेंस फोर्सेस हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक ही ये सब सारी चीजें होती हैं। जी। 3 तरह के अभ्यास आपको पता ही है सेना करती है। इंटरनल अपनी करती है, फिर बाहर जाती है,
और बाहर मतलब 1 to 1 वो भी होता है, यूएन डिप्लॉयमेंट तो अलग है, वो मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, प्लस मल्टीलैटरल भी होता है 3-4 देशों के साथ मिलकर के जी। और ये पहले से चलता रहा है कई देशों के साथ, मतलब अमेरिका से लेकर के, और पहले चीन से भी है, रशिया, मतलब कई देशों से आप देखिए, नेबरिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तजाकिस्तान ले लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सबसे होता रहा, एक्सरसाइज करते रहे हैं। हालिया के देशों में, हालांकि जापान की बात कर रहे हैं आप, वो अभी बहुत मतलब बहुत पहले से नहीं, बाद में ही शुरू हुआ जी। एक चीज और है कि हिंदुस्तानी देखिए एक ऐसा देश है पूरे इस दुनिया में आज की तारीख में, हर एक तरह का ट्रेन हमारे पास है। -45 जो आप देख रहे हैं सियाचिन से लेकर के, और ये अभी जो हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं LAC की, वहाँ ले लीजिए आप, +45 प्लेन से लेकर के राजस्थान में 50 तक, 48-50 तक बताइए टेम्परेचर है। प्लेन्स हैं, डेजर्ट इलाका है, रिवराइन रिवर्स का जो नदियों वाला इलाका है, बॉर्डर्स जो हमारे साथ हैं, जंगल टेरेन है हमारा, टेररिज्म जो है हमसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ है, इतना उसमें चलता रहा है। तो इतना एक्सपीरियंस है हमारे सेना के पास इतनी टेरेन में काम करने का, जो कि आप यूएसए के पास इतना है नहीं जी। अपने बॉर्डर है नहीं, अपनी बॉर्डर से तो उनकी कोई लड़ाई है नहीं जी। उनकी लड़ाई बाहर होनी है, उनके इक्विपमेंट भी अगर बनने हैं तो बाहर की लड़ाई के लिए बनने हैं, अपनी लड़ाई के लिए तो बनने नहीं है जी। तो उनको ज्यादा जरूरत है कि कैसे उनके इक्विपमेंट ये -45 +45 या जंगल में या प्लेन्स में, डेजर्ट्स में कितने कैसे चल पाएंगे, और हिंदुस्तान कैसे ये कर रहा है, कैसे वो जो है राजस्थान में लड़ाई लड़ा, पंजाब में लड़ा, कैसे वो सियाचिन में लड़ा जी, कैसे वो कारगिल के उसमें लड़ा। तो ये सारी चीजें जो है उन लोगों के लिए नया है, हम सीजन ने इसमें, तो एक इसका भी है कि जो ये सीख लेना चाहते हैं जी। कैसे हमने इंसर्जेंसी इतनी नॉर्थ ईस्ट में कम की जी, कैसे JNK में भी हमने टेरर पर बहुत हद तक काबू पा लिया जी। तो ये सारी चीजें दुनिया के लिए एक सीख है, प्लस चीन को कैसे हम दबा के रख रहे हैं और दबा के रखेंगे जी। ये भी एक चीज है जो की गई जी। दूसरी चीज, दुनिया में अभी जो यूक्रेन और रूस का हुआ है आपको पता ही है, इससे और चीन जैसे आगे बढ़ रहा है, जैसा मानते थे कि इस जमाना में नंबर 2 है, लेकिन चीन नंबर 2 हो ही गया था, और चीन नंबर 1 की तरफ बढ़ना चाहता है। सब जानते हैं, अमेरिका से लेकर के सारे सबको है कि ये इस पर ये कंट्रोल करना चाहते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन आपको पता है कितना आगे आ चुका है, क्वाड से लेकर के हर एक चीज बनी उस रीजन को कंट्रोल करने के लिए। अमेरिका, हिंदुस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के इसमें हैं। उसमें उसके अलावा अगर आप देखें, जापान का जहां तक है रूस के साथ भी नहीं बन क्या रही है, आप देखिए वर्ल्ड वॉर में हर जगह क्लोज हो गया था, ट्रीटी साइन हो, एग्रीमेंट हो गए थे और ट्रीटी साइन हो गई थी। अभी भी जापान और रूस के बीच में यही दोनों देश हैं जिनके बीच में वर्ल्ड वॉर बंद नहीं हुआ है, क्योंकि कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई जी। और जो इनके आइलैंड्स हैं, 5 आइलैंड्स जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा कुराइल आइलैंड्स बोलते हैं वहाँ जापान में, उन आइलैंड्स में अभी भी इनका मतभेद चल रहा है, जिसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ नहीं। हालांकि एग्रीमेंट साइन होना था 2020 में, लेकिन कोरोना उसके बाद जो लड़ाई शुरू हो गई ये हुआ नहीं। 3 पर एग्रीमेंट होना था, 3 पर लगभग एग्रीमेंट हो गया था इनके ऊपर, जो ये नहीं हुआ। तो ये चीजें अभी भी बर्निंग इश्यूज हैं जी। और स्पेस वायलेशन आपने देख रखा है, जापान का रशिया ने भी किया, चीन ने भी किया। और जापान चूंकि अपनी आर्मी तो थी नहीं, अब जो है उसको लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उसने अपने तीनों का अलग अलग रखा है। जैसे उसने जापान सेल्फ डिफेंस आर्मी बोलता है, वो सेल्फ डिफेंस एयरफोर्स बोलता है, सेल्फ डिफेंस मैरीटाइम फोर्स बोलता है, तीनों को ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ही कहिए। हमारा जहां तक वो है 2015 में जब मीटिंग हुई थी, उस समय
उनके प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, तब ये चीज़ हुई थी कि डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने का, और पहली एक्सरसाइज जो हुई थी हमारा वहाँ से शुरू हुई थी उनकी। तो 2015, 17, 18, 19 और 21 और 22 में एक्सरसाइजेस होती रही हैं उनके साथ। और अभी जो हुई हैं एयरफोर्स की, जो हम गए हैं वहाँ जी, हमारे एयरक्राफ्ट वहाँ गए हैं, और वो भी इस बार जैसे आपने देखा हर एक जगह रिपब्लिक डे से लेके हर जगह हम फौज में महिलाओं के बारे में ह्यूमन एंट्री के जो करते रहे। और इसकी लीडर भी, जो ये टीम गई है उसकी लीडर एक महिला पायलट ही हैं जी, जो जापान में हमारे गए हैं, सुखोई गए हैं और ट्रांसपोर्टर भी गए हैं, आयल भी गए हैं, तो AC-30 गए हैं, जिनके साथ हम पहली एक्सरसाइज जो हुई थी इनके साथ प्योरली वो थी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ हुई थी। इवन 2017 वाली जो पहले एयर वाली थी, पहले तो आर्मी की थी, उसमें ट्रांसपोर्ट्स के साथ ही हुई थी। और बेसिक एम था कि इमरजेंसी कॉन्टीजेंसीज में कैसे ट्रांसपोर्ट करना, कैसे हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी जो है फाइटर्स गए हैं, जो कि एक नई चीज़ है जी, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। और जब भी ये जाते हैं तो एक दूसरे को बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा मैरीटाइम एक्सरसाइज अभी हमने किया था जापान के साथ, और ये गरुड़ एक्सरसाइज, और इसको हमने वैसे भी 2023 में जो आपको पता है नाम दिया है हमने इस एक्सरसाइज को, वो भी इसके हमारे जो हमने गरुड़ इसको 2023 हाँ वीर गार्डियन 2023 नाम दिया है इसका जी। तो इस तरह जो है नाम जो है वीर गार्डियन, नाम ही दिखाता है वीरता, और हम जो है गार्ड करना चाहते हैं अपने जो भी संपूर्णता हमारी है, सुरक्षा है, जहां भी हमने करना है। तो एम जो है बड़ा क्लियर है इसमें। पहले एक्सरसाइज का एम अलग होता था, इसका एम भी बड़ा क्लियर है जिसमें, तो ये जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जापान के साथ। और अभी आपको पता है कि जापान भी दुगुना करना चाहता है अपना डिफेंस बजट जी, और जापान मिसाइल डिफेंस पहले अपना करना चाहता है, वो भी इसके चाहता है कि उसकी खुद की एयरफोर्स उसने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। इनफैक्ट जापान अभी फाइटर्स डेवलप करना चाहता है अपने। तो मुझे वो पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ जब चलेंगी तो हमारा, जैसे हम खुद अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं जी, वो भी आगे बढ़ेगी इसके साथ, और हमारा भी सुरक्षा तंत्र काफी मजबूत होगा इससे जी। बिल्कुल, हम रक्षा आयात करते हैं, हम निर्यात में भी बिल्कुल सफल होंगे बिल्कुल इनके साथ मिल करके। और हम अगर जैसे हमने रक्षा के साथ मिलकर के ब्रह्मोस डेवलप किया, अब आप सोचिए ब्रह्मोस की कितनी डिमांड आ रही है जी। बिल्कुल, आकाश हमने अपनी जो मिसाइल बनाई एयर डिफेंस की, उसकी भी डिमांड आने लगी है जी। तो फर्क तो पड़ता ही है इसकी वजह से जी। बिल्कुल, धन्यवाद सर। आपने चीन, पाकिस्तान और ये जो पराक्रम दिवस पर एक सरकार ने बड़ा फैसला लिया, उससे संबंधित जो पाठकों ने, दर्शकों ने हमको प्रश्न भेजे थे, उसके अपने बड़े विस्तार से जवाब दिए हैं। और मुझे लगता है कि सबके जो इच्छा थी आपसे खास तौर पर ये जानने की कि सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर जो सवाल उठा रहे हैं उसके बारे में सेना के अधिकारी या पूर्व अधिकारी क्या सोचते हैं, वो सुनकर सबको एक आनंद भी आया होगा इस कार्यक्रम के जरिए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देशों ने खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।